फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। यह उत्तर पूर्व में भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में असम तथा पूर्व में म्यांमार बर्मा से परिवेशित है। सेकेंड वाला है क्षेत्र उत्तर में दोयांग और दिखू, दक्षिण पश्चिम में बराक तथा दक्षिण पूर्व में चिंदविन नदी म्यांमार में की सहायक नदियों से विच्छेदित है। यहाँ की जलवायु मानसूनी शुष्क कार्द है, तो इसलिए हमें बताना है यह विवरण किसका सबसे अच्छा वर्णन है। सबसे पहला है हमारा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड वाला है नागालैंड, थर्ड है मिजोरम, फोर्थ है मणिपुर। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, मणिपुर, सॉरी नागालैंड। इसका हमारा आंसर होगा बी, इसका हमारा आंसर बी होगा नागालैंड। नागालैंड जो एक भारत का एक राज्य है जो देश के पूर्वोत्तर भाग की पहाड़ियों और पर्वतों में स्थित है। यह भारत के छोटे राज्यों में से एक है। नागालैंड उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार बर्मा देश के परिवेशित है। राज्य की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है। नागालैंड का लगभग पूर्व क्षेत्र पर्वतीय है। उत्तर में नगा पहाड़ियों में ब्रह्मपुत्र घाटी से सहसा लगभग 2000 फीट 1610 मीटर ऊंची हो जाती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर 6000 फीट 1830 मीटर से अधिक ऊंचाई तक बढ़ जाती है। ये पर्वत म्यांमार सीमा पर अराकान प्रणाली के भाग पटकाई पर्वतमाला के साथ मिल जाते हैं तथा माउंट सरमाती में इनकी ऊंचाई अधिकतम 12,552 फीट 3,826 मीटर हो जाती है। यह क्षेत्र उत्तर में दोयांग और दिखू, दक्षिण पश्चिम में बराक तथा दक्षिण पूर्व में चिंदविन नदी म्यांमार में की सहायक नदियों में से विच्छेदित है। नागालैंड की जलवायु मानसूनी जो शुष्क आर्द्र है। वार्षिक वर्षा औसतन 70 से 100 इंच और 1800 और 2500 मिमी के बीच होती है तथा यह दक्षिण पश्चिम मानसून मई से सितंबर के महीनों में केंद्रित होती है। इसलिए जो इसका हमारा आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स जो हमारा यहाँ पर है नौसेना, सिंडेक्स वायुसेना और बोल्ड कुरुक्षेत्र सेना किन देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट है भारत और सिंगापुर, सेकंड वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ है भारत और जापान। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किए जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। भारत सिंगापुर संबंध भारतवर्ष 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला पहले देशों में से एक था। इनका संबंध स्टैमफोर्ड रेफल्स द्वारा वर्ष 1819 में सिंगापुर में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने से आरंभ हुआ, जो वर्ष 1867 तक कोलकाता से शासित एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA पर वर्ष 2005 में हस्ताक्षर किए थे। सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। वित्त वर्ष 24 जो भारत के कुल व्यापार का 3.2% है। भारत सिंगापुर का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा सिंगापुर के कुल व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 2.3% है। सिंगापुर आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यासों में सिम्बेक्स नौसेना, सिंडेक्स वायुसेना और बोल्ड कुरुक्षेत्र थल सेना शामिल है। सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाएं मलय, मंदारिन, तमिल एवं अंग्रेजी है। सिंगापुर की 3.9 मिलियन की निवासी जनसंख्या में भारतीय जनसंख्या जो है हमारी 9.1% या 3.5 लाख है। इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विजन 2035 तक मानव युक्त चंद्र लैंडिंग तथा 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BSS की स्थापना शामिल है। सेकंड वाला है 2024 में इसरो वाणिज्यिक और छोटे उपग्रह SSLV प्रक्षेपण के लिए तमिलनाडु में अपने दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट की नींव रखी। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा सेकंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विजन 2000 यहाँ पर 35 नहीं, यहाँ पर क्या है 2040 तक मानव युक्त चंद्र लैंडिंग तथा 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BSS की स्थापना शामिल है। हमारा ये एक दूसरे में जो हमारा सन है इंटरचेंज था, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य का विजन जो है क्या है, भारत की कार्यनीति में वर्ष 2040 तक मानव युक्त चंद्र लैंडिंग और वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS स्थापित करना शामिल है, जिसके लिए ऐसे भारी प्रक्षेपण यानों की आवश्यकता होगी जिन्हें मौजूदा पेड़ों में संयोजित नहीं किया जा सकता। रॉकेट लॉन्च पोर्ट जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारत के पहले लॉन्च पोर्ट, दूसरा लॉन्च पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SGSC में तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना स्वीकृति दे दी है। तीसरे लॉन्च पैड में निम्न भूकक्षा 30,000 टन भार वाले अंतरिक्ष यान का वहन करने की क्षमता होगी। इसे NGLV अर्ध क्रायोजेनिक चरणों वाले LVM-3 यानों और स्केल अप NGLV विन्यास में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्ष 2024 में वाणिज्यिक ऑन डिमांड और लघु उपग्रह SSLV प्रक्षेपणों और श्रीलंका के ऊपर डॉगलेग पैंतरेबाजी से बचने के लिए कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में इसरो के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चुनावी ट्रस्टों से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन के तहत काम करते हैं। सेकंड वाला ट्रस्ट के माध्यम से किए गए दान पर कटौती नहीं मिलती है। थर्ड वाला इस व्यवस्था में दानदाताओं की पहचान गोपनीयता रखी जाती है। तो हमारा जो इसका आंसर क्या होगा, डी। इसमें हमारा कोई भी सही नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही रोंग है। ये जो हमारा यहाँ पर है ये भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन के तहत काम करते हैं, तो ये रोंग है हमारे यहाँ पर किसके द्वारा, कंपनी अधिनियम के द्वारा यहाँ पर ये विनियमन के तहत काम करते हैं। और जो हमारा सेकंड वाला है यहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से जो हमारा यहाँ पर दानकर्ताओं को जो है यहाँ पर कर में छूट मिलती है। थर्ड वाला इस व्यवस्था में दानदाताओं की पहचान गोपनीयता रखी जाती है, तो नहीं, इनकी पहचान को जनता के सामने रखा जाता है। तो इसलिए जो हमारा इसमें क्या होगा, डी वाला आंसर होगा इसका हमारा। चुनावी ट्रस्ट के बारे में वर्ष 2013 में शुरू किए गए चुनावी ट्रस्ट गैर लाभकारी संस्थाएं हैं जो दानदाताओं से धन एकत्र करने और उन्हें राजनीतिक दलों को वितरित करने के लिए स्थापित की गई है। इन ट्रस्टों को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विनियमन किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 25 वर्तमान में नए कंपनी अधिनियम 2013 में 8 किसी भी कंपनी को इस योजना के तहत चुनावी ट्रस्ट स्थापित करने की अनुमति देती है। इन्हें कंपनी अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और आयकर विभाग दोनों द्वारा निगरानी की जाती है। ट्रस्ट के माध्यम से दानदाताओं को कर में छूट मिलती है। दानदाता और प्राप्तकर्ताओं दोनों की पहचान जनता के सामने जो है पारदर्शिता के रूप में रखी जाती है। दान को एकत्रित करके और विस्तृत जानकारी प्रदान करके इलेक्टोरल ट्रस्ट का उद्देश्य राजनीतिक वित्त पोषण को पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमारा इसमें केवल हमारा डी आंसर होगा, इसमें हमारा कोई भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फोनियो मिलेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है इसकी खेती पारंपरिक रूप से फुलानी जनजातियों द्वारा की जाती है। सेकेंड वाला इसकी खेती शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फोनियो पश्चिम अफ्रीका जैसे घाना का प्राचीन मिलेट अथवा कदन के जलवायु परिवर्तन के प्रति आघात सहनीयता, सुकर जुताई और जल की न्यूनतम आवश्यकता के साथ अल्प उपजाऊ भूमि में वृद्धि की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसकी अनुकूलनशीलता और पोषण मान के कारण इसे प्रिय चमकारिक अनाज की संज्ञा दी गई है। परंपरागत रूप से जो फोनियो की खेती फुलानी जनजाति द्वारा की जाती है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी घुमंतु जनजाति है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। इसकी खेती शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है और इसकी जल खपत बहुत अधिक नहीं है, इसलिए जो हमारा क्या है यहाँ पर सेकंड वाला भी है सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष घोषित किया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस ONOS योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए योजना को मंजूरी दी है। सेकंड वाला इसका समन्वय सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा किया जाएगा जो नीति आयोग के अंतर्गत स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है।
तो हमारा जो इसका आंसर क्या होगा, ए। इसमें हमारा केवल फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला वो है रॉन्ग है। इसका समन्वय सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा किया जाएगा, और जो हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय आयोग के यहाँ पर इसके अनुदान आयोग द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए जो इसका हमारा आंसर क्या होगा, हमारा सेकंड रॉन्ग है, इसमें केवल फर्स्ट सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शंस ONOS योजना को मंजूरी दी है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। ONOS योजना का समन्वय सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के तहत एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र है, इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। ONOS का पूरे भारत में जो है छात्रों शोधकर्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना है, जिससे विशेष रूप से Tier 2 Tier 3 शहरों में रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचेगा। ONOS 30 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे छात्रों शोधकर्ताओं के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की उपलब्धता के लिए उल्लेखनीय सुधार होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है। सेकेंड वाला कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1986 से 87 है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें हमारा केवल सेकेंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, तो ये किसके द्वारा जारी की गई है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और जो हमारा मानव विकास संस्था है जो IHO द्वारा जारी रोजगार रिपोर्ट जो है 2024 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो रॉन्ग है, इसमें केवल सेकेंड सही है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान ISG द्वारा जारी की जाती है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार 1946 से लेकर 1987 ग्रामीण श्रम जांच सही थे, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा, संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति की अध्यक्षता GV मावलंकर ने की थी। सेकेंड वाला, संविधान का जो सुलेखन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था तथा इसके पृष्ठों को नंदलाल बोस द्वारा सजाया गया था। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति की अध्यक्षता GV मावलंकर ने की थी, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। संविधान का जो सुलेखन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, जिसके पन्नों को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था, इसलिए हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। फर्स्ट प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। सेकेंड वाला, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह को बाध्यकारी बनाया गया। थर्ड है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, और ये किसके द्वारा किया गया था, तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में किया गया था, इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही सही है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। 42वां संविधान जो संशोधन है हमारा अधिनियम 1976, जिसे अक्सर लघु संविधान के रूप में संदर्भित किया जाता है, भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। प्रमुख जो इसके प्रावधान है, प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, और नया भाग जो यहाँ पर है 9A है, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह से बाध्यकारी किया गया है। प्रशासनिक न्यायीकरणों को और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया गया है, जो भाग यहाँ पर क्या 16A जोड़ा गया है। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से परे कर दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा और रीट क्षेत्र अधिकार की शक्ति को कम कर दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन की एक बार की अवधि को 6 महीने से बढ़ा करके 1 वर्ष कर दिया गया। तो तीनों प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत सुरक्षा प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है संरक्षण किसी वस्तु के स्वरूप के साथ साथ उसके कार्यात्मक जो पहलू है को भी बदल देता है। सेकंड वाला डिजाइन का भारत या विदेश में सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड है ट्रिप्स समझौते के तहत संरक्षण की अवधि कम से कम 10 वर्ष तक होती है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? बी। इसमें केवल 2 सही है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, लेकिन जो हमारा फर्स्ट है वो रॉन्ग है। इसमें हमारा संरक्षण की वस्तु के स्वरूप के साथ साथ उसके कार्यात्मक पहलू पर भी लागू होता है। इसमें कार्यात्मक पहलू पर कुछ भी लागू नहीं होता है। डिजाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत सर्वेक्षण जो प्रावधान है, यदि डिजाइन सौंदर्यपरक प्रकृति की है और वस्तुओं पर लागू होते हैं तो उन्हें संरक्षित किया जाता है। संरक्षण केवल वस्तु के सौंदर्य पर लागू होता है, उसके कार्यात्मक पहलू पर नहीं। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। संरक्षण प्राप्त करने के लिए डिजाइन को डिजाइन रजिस्ट्री में पंजीकृत होना चाहिए। सुरक्षा हेतु कुछ आवश्यकता है। नवीनता और मौलिकता, डिजाइन नया होना चाहिए और मौजूदा डिजाइनों से काफ़ी अलग होना चाहिए। अप्रकटीकरण है, डिजाइन का भारत या विदेश में सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए जाना चाहिए। इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही है। कार्यात्मकता जो नहीं है, कार्यात्मकता से प्रेरित डिजाइन संरक्षित नहीं है। आपत्तिजनक नहीं, डिजाइनों को सार्वजनिक नैतिकता, सुरक्षा, अखंडता के साथ टकराव नहीं होना चाहिए। ट्रिप्स समझौते कहते हैं संरक्षण की अवधि कम से कम 10 वर्ष तक होती है, जिसका नवीकरण आवेदन के माध्यम से अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जो हमारा कथन है वो थर्ड वो भी सही है। डिजाइन में कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत परिभाषित ट्रेडमार्क, संपत्ति चिन्ह या कोई कलात्मक अधिकार शामिल नहीं हो सकते। इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा? बी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।